नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, उसकी प्रकृति, क्षेत्र, उसके बारे में जो बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुसार है। राज्य की प्रकृति, पहले हम बात करते हैं पहले आदर्शात्मक सिद्धांत के बारे में कि जो आदर्शवादी सिद्धांत देता है वो क्या बात करते हैं राज्य के बारे में। ये अलग अलग बात करते हैं या इसको अलग अलग नाम देते हैं। आदर्शात्मक सिद्धांत को ये कहते हैं, इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं और इसे आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। और इन सिद्धांतों का जन्म प्लेटो और अरस्तु के विचारों से मानते हैं। इनके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा अपने आप में पूर्ण संस्था है और व्यक्ति जो है वो राज्य के अंदर रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अपने आप में लक्ष्य हो गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे कांट, हीगल, ग्रेन, ब्रेडले, बोसांके और उन्होंने इसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। इस सिद्धांत का हम जो राज्य के बारे में जो सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत, इसको हम दो भागों में बात करते हैं। ग्रीन आदि विचारकों द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्गी सिद्धांत और हीगल आदि दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। तो मध्यम मार्गवादी सिद्धांत क्या कहते हैं, सिद्धांतवेत्ता क्या कहते हैं? इसके प्रतिपादक कांट थे और टी.एच. ग्रीन। ग्रीन कहते हैं, जो कि ब्रिटिश विचारक थे, वो कहते हैं कि हीगल द्वारा प्रतिपादित, जो ग्रीन है वो हीगल द्वारा प्रतिपादित आदर्शवादी सिद्धांत यानी उग्र आदर्शवाद से भी ग्रीन प्रभावित थे। इसलिए उसमें उग्र आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद के बीच का कोऑर्डिनेशन मिलता है और इस कारण से मध्यम मार्गी आदर्शवाद भी कहते हैं। अर्थात इन्होंने उग्र आदर्शवाद को भी लिया और मध्यम आदर्शवाद को भी अपनाया। प्रमुख सिद्धांत इसके क्या क्या हैं कि राज्य एक नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक संस्था है, जिसके अनुसार अरस्तु के विचारों को ये स्वीकार करता है और ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव अपनी सामाजिक प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए जिस समाज की रचना करता है, राज्य उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य अनिवार्य है क्योंकि मनुष्य इसी में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ग्रीन कहता है कि मानवीय जो चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है वो स्वतंत्रता की मांग करती है। अर्थात मानवीय चेतना ये चाहती है कि स्वतंत्र रहूं और स्वतंत्रता है इसका मतलब अधिकार भी निहित है और अधिकार क्या काम करते हैं? राज्य की मांग करते हैं। अर्थात राज्य के अंतर्गत अधिकारों की पूर्ति संभव हो पाती है। दूसरा है राज्य एक नैतिक संस्था। मनुष्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करने के ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। सदाचार का पालन करेगा तभी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा और राज्य ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जो सदाचारी बन सके, जिसके अंतर्गत रहकर सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जा सके, जिसके लिए वह परिस्थितियां प्रदान करता है। अगला है व्यक्ति तथा राज्य परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। राज्य एक जीवित सावयव है। राज्य क्या है? एक जीवित सावयव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। राज्य एक जीवित सावयव इसलिए है कि राज्य के अंग के रूप में जनसंख्या होती है और जनसंख्या अपने आप में जीवित अर्थात मनुष्य होते हैं जो वहाँ रहते हैं, उस राज्य में रहते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई कार्य अधिकार नहीं है, यानी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। और लेकिन ग्रीन के द्वारा विशेष परिस्थितियां होने पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अधिकारों को स्वीकार करता है। अर्थात अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो फिर वह थोड़ा सा विरोध कर सकता है। अगला है राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य है जो नागरिक हैं उनकी सामाजिक इच्छा जो भी है उसका प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का आधार व्यक्ति के सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा। राज्य का आधार क्या है? व्यक्ति की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं पर मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ग्रीन क्या कहेगा कि राज्य शक्ति पर नहीं परंतु वह मानवीय इच्छा पर आधारित होता है, यानी शक्ति के द्वारा
कोई काम नहीं करवा सकता, बल्कि उसकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से काम करेगा। जर्मन दार्शनिकों का उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। तो ये पहला था ब्रिटिश उदारवादी ग्रीन का सिद्धांत और कांट का सिद्धांत। अब है जर्मन दार्शनिकों के उग्र आदर्शात्मक सिद्धांत। ये हीगल कहता है कि राज्य है जो पृथ्वी पर अवतरण है किसका? परमात्मा का, और वह अपने आप में सर्वशक्तिमान है और वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता। अर्थात राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, ईश्वर का अवतरण है, और वह कभी गलती नहीं कर सकता और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी कर सकता है। कौन? राज्य अपने और करता है और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी भी है। बोसांकी भी हीगल का अनुयायी है और मूल सिद्धांत के बोसांकी भी इसका अनुयायी है। इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होगा? पहला, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक है। अच्छा, अर्थात राज्य और व्यक्ति आपस में प्रकृति द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का भिन्न अंग है। राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है राज्य। व्यक्ति का वर्तमान रूप राज्य के कारण ही है। जो व्यक्ति है वर्तमान में, वह राज्य के कारण ही संभव हो पाया है, और राज्य के बिना उसका यह स्वरूप स्थायी नहीं रह सकता। अर्थात स्थायी रखने के लिए राज्य का होना जरूरी है। अगला है, राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अर्थात मानव स्वतंत्रता या मानवीय स्वतंत्रता कर प्राप्त हो सकती है जब राज्य रहेगा। इसलिए स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं, वरन एक वस्तु के दो भाग हैं। अर्थात स्वतंत्रता और कानून आपस में जुड़े हुए हैं। राज्य के कानून सामान्य इच्छा के प्रतीक होते हैं, और इस कानून न तो गलत हो सकते हैं और न ही न्याय के विरुद्ध। कानून के पालन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने श्रेष्ठ इच्छाओं का पालन करता है, और अतः कानूनों के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होती है। अगला है, राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। हीगल कहता है कि उचित अनुचित का विचार राज्य ही कर सकता है। अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये राज्य ही बता सकता है। उचित अनुचित न्याय अन्याय का बंधन केवल व्यक्तियों के लिए है, राज्य के लिए नहीं। उचित अनुचित क्या है, ये सारा कुछ है राज्य बताएगा, लेकिन होगा किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। बोसांकी कहते हैं कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। राज्य अभिभावक है, एक संगठन नहीं है विश्वव्यापी, बल्कि एक तरह से अभिभावक के रूप में है। अगला है, व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं। राज्य की आज्ञा पालन में मनुष्य अपनी ही इच्छाओं का सदिच्छाओं का पालन करता है। हीगल कहता है राज्य का विरोध पापपूर्ण है। अगर राज्य का विरोध करते हैं इसका मतलब पापपूर्ण है। अगला है, युद्ध वांछनीय है। युद्ध वांछनीय। उग्र आदर्शवादी युद्ध को वांछनीय मानते हैं और वह इसे पुण्य कार्य बताते हैं, यानी युद्ध जरूरी है। युद्ध की स्थिति से ही राज्य के किसी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। अब इसके कार्यक्षेत्र का आदर्शवादी सिद्धांत, यानी काम जो है उसमें आदर्शवादी सिद्धांतों के अनुसार क्या काम है। उग्र आदर्शवादी हीगल कहते हैं कि राज्य की सत्ता, शक्ति और कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता। राज्य की सत्ता, उग्र आदर्शवादी क्या कहते हैं कि राज्य की सत्ता, शक्ति और कार्यक्षेत्र में किसी भी सीमा अर्थात कोई बंधन नहीं हो। ग्रीन आदर्शवादी विचारक जो ये मध्यम मार्गी हैं, अर्थात इसको स्वीकार करते हैं। हीगल के अनुसार राज्य के काम क्या क्या होंगे? राज्य साध्य है, साधन नहीं। अर्थात हीगल के अनुसार राज्य लक्ष्य है और उसको प्राप्त करना जरूरी है। दूसरा है, राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व है, व्यक्तियों से भिन्न इसकी इच्छा नहीं हो सकती। राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व, व्यक्तियों से भिन्न इच्छा है। अगला है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि सर्वशक्तिमान, अतः व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करे। राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, इसलिए राज्य की आज्ञाओं का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। अगला है, मानव की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। मानव कब स्वतंत्र रहेगा? जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा। अगला है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। राज्य के अंतर्गत ही अधिकार पैदा होते हैं, अर्थात यह प्राकृतिक अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अर्थात जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह राज्य ही पैदा करता है। अगला, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में ये जुड़े हुए, गुथे हुए हैं। अब ग्रीन के अनुसार राज्य के क्या काम होंगे? ये तो हो गए हीगल के अनुसार। अब ग्रीन के अनुसार
पहला है व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना, यानी व्यक्ति व्यक्तित्व का विकास करवाएगा किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत रहकर। अगला है राज्य व्यक्ति की नैतिकता की वृद्धि हेतु प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेगा व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिकता की वृद्धि, क्योंकि नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित होता है, अंतःमन से संबंधित होती है। अगला है ग्रीन, राज्य के कार्यों के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। ग्रीन क्या कहता है कि राज्य के दोनों प्रकार के काम होने चाहिए, कि वह बाधक भी बने और बाधक का सकारात्मक रूप से काम को आगे बढ़ाने के लिए या कल्याण के काम भी करे। योग्य है, जैसे नकारात्मक दृष्टि से वह चाहता है कि राज्य व्यक्ति के वे कार्य करने दे, राज्य व्यक्ति को वे कार्य करने दे, नकारात्मक में बात है जो करने योग्य हो, नकारात्मक मतलब जो करने योग्य काम करो उनको करने दे, इनके करने से जहाँ बाधा आती हो उन बाधाओं को दूर करे। राज्य का नकारात्मक कार्य कि जो बाधाएं हैं ना उनको हटाओ, और सकारात्मक कार्य क्या होगा कि राज्य का अधिकार देता है कि राज्य नैतिकता के विकास है तो जहाँ उपयुक्त समझे वहाँ हस्तक्षेप करे, और यदि आवश्यक हो तो उसमें बल का प्रयोग भी करे, यानी उपयुक्त हो जब। नकारात्मक दृष्टि से वह मानता है कि अज्ञानता, शराबखोरी और भिखमंगापन। नकारात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो जैसे अज्ञानता, रिश्वतखोरी, शराबखोरी, भिखमंगापन मानव के नैतिक विकास में बाधक हो, तो इन्हें दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। सकारात्मक क्षेत्र में स्वच्छ नैतिक जीवन की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए राज्य व्यक्तियों को स्वच्छ रहने, शराब न पीने तथा माता पिता के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बलपूर्वक बाध्य कर सकता है। यानी सकारात्मक काम में ये आएंगे कि स्वैच्छिक जीवन की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए जो काम है वो करना चाहिए, और नकारात्मक दृष्टि से वो काम है जो नहीं करने चाहिए उनको हटाए, उनकी बाधा है जिनको। बारकर स्वाधीनता की सर्जनों के लिए बल का प्रयोग करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की इन्होंने नींव डाली। आलोचना, अब आलोचना के अंतर्गत कि यह राज्य को निरंकुश बना देता है, राज्य को निरंकुश बना देगा। अगर राज्य को सर्वोच्च मानोगे तो वह फिर निरंकुश बन जाएगा। व्यक्ति स्वतंत्रता का विनाशक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक है, अर्थात राज्य के अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति स्वतंत्रता होगी तो फिर ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। राज्य साधन है, साध्य नहीं। राज्य को हम लक्ष्य नहीं मान सकते, राज्य को हम क्या मानेंगे? साधन मानेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का होना बेहद जरूरी है। यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर अव्यावहारिक है, दोनों में अंतर करना अव्यावहारिक है। राज्य, समाज और सरकार भिन्न भिन्न संस्थाएं, ये तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, इनको एक ही मानकर चलना गलत है। प्रगति विरोधी और भयानक, ये प्रगति विरोधी है और ये एक तरह से भयानक भी। अब राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है? कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स साम्यवादी घोषणापत्र और पूंजी में राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, पूंजीवाद में राजनीतिक विचारधारा का। अब ये क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? वर्ग संघर्ष। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो वर्ग संघर्ष को राज्य की उत्पत्ति का साधन मानता है, और अब तक जितना भी मानव जीवन है उनका इतिहास है वो हमेशा से संघर्ष में रहा है। दूसरा है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। ये राज्य को व्यक्ति के विकास के आवश्यक नहीं मानता, बल्कि ये उनका हनन करने वाला साधन मानता है। चूँकि राज्य का उदय वर्ग भेद के लिए कारण हुआ है, राज्य संस्था सदैव ही शासक वर्ग के लिए सहायक के रूप में काम करती है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र सब कुछ दिखावा है, राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीवादी वर्ग उसके समर्थकों के हाथों में होती है। और अंतिम है अंतरिम काल में सर्वहारा की तानाशाही को मानता है। पूंजीवादी के अंत के बाद ही राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। सर्वहारा पूंजीवाद के बने हुए तत्वों को कुचलने में काम मिलेगा। अगला है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये बात करता है कि राज्य को मार्क्स स्थायी नहीं मानता। जो ही सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी और उसके विरोधी तत्वों का अंत होगा, और राज्य साथ ही साथ राज्य का भी अंत हो जाएगा। जो सर्वहारा के विरोधी कोई होंगे वो उनका अंत होते ही राज्य का भी अंत हो जाएगा। वर्गविहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग और धन संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रवाद का विरोधी और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन,
ये एक तरह से जब उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रवाद की धारणा निकल आती है और ये केवल राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं। मार्क्स कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता और इस कारण मार्क्सवादी धारणा में विश्व के धनिकों श्रमिकों को एक हो जाओ और नारा लगाया था। अब राज्य की भूमिका के दो रूप हैं, पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्था में राज्य की भूमिका, सरवारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका। तो ये राज्य की भूमिका में तो पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवधारणा में राज्य की भूमिका क्या थी। जब पूंजीवादी युग आता है तो राज्य की भूमिका ये हो गई कि वह पूंजीवादियों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था बन जाती है। और दूसरी में जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है उसमें राज्य की भूमिका क्या होती है। तो सर्वहारा जब क्रांति होती है, सर्वहारा वर्ग की जब तानाशाही आती है तब राज्य को ख़त्म करने की बात आ जाती है और राज्य अपने आप में सिमटने की सिमटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब इसकी मार्क्सवाद की आलोचना, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है मानव, अर्थात अब आलोचना मार्क्सवादी की नैतिक जो आदर्शवादी और मध्यम मार्ग के थे उनके आधार पर कर सकते हैं। तो वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है, राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी है, राज्य की विलीनीकरण की अवधारणा का पोल प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण है और राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शब्द है। तो इस आधार पर हम राज्य के कार्य और प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।